गणरत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी। तो वहाँ पे फिर मैंने एक सीरीज़ बनाई, गीत भी गीत की बात भी। तो एक बार मैं एक उदित नारायण से गाना गवा रहा था, अपना गढ़वाली गाना। उदित नारायण कह रहा है कि मैंने नेगी जी 500 फिल्मों में गाने गाए। तो हमने इनसे भी बहुत सारे गाने गवाए, सुरेश वाडकर, उदित नारायण वगैरह इन लोगों से। फिर रातों रात उन्होंने 2-4 दिन के बाद हमको सेंट्रल जेल बिजनौर भेज दिया। फिर 65 दिन हम लोग जेल में रहे। पूरे 65 दिन तक हमने जेल में काटी। भू कानून का है और इसका है मूल निवास। क्यों इन गीतों के ट्रांसलेशन नहीं हो रहे हैं? क्यों इन गीतों की किताबें ही नहीं छप रही? इस भाषा में, जिस भाषा में काम करता हूँ गढ़वाली में, इसमें उपन्यास भी लिखे गए, इसमें कहानियाँ भी लिखी गई, इसमें गीत भी लिखे गए, यात्रा वृत्तांत भी लिखे गए, बहुत सारा साहित्य इसमें है। लेकिन चूंकि जो भाषा के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं थी, इसलिए वो अलमारियों में, किताबों की रैक में बंद होकर रह गई। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ उत्तराखंड के एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने उत्तराखंड संगीत के लिए तथा उत्तराखंड संस्कृति के लिए ऐसे कार्य किए हैं जो अन्य किसी ने ना किए हैं और ना शायद कर पाएगा। तो स्वागत करते हैं आपका गणरत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो जैसे आप गाने लिखते हैं, उनकी क्या प्रक्रिया रहती है कि कैसे लिखते हैं आप? फीलिंग्स, गाना तो फीलिंग्स है। आप किसी को देखते हैं तो क्या फील करते हैं। तो चूंकि मेरा सारा जीवन वहीं गुजरा, यहाँ तो हम अभी आए जब मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो यहाँ मेरे लड़के और बहू रहती हैं। तो जो मैंने पहाड़ में महिलाओं की स्थिति देखी, काम का बोझ सारी महिलाओं पे, पुरुष तो बाहर चले जाते हैं नौकरी करने के लिए। तो वहाँ से भाई वो फीलिंग्स थी मुझे यार कि ये सारा बोझ परिवार का, काम का, खेतों का, जंगलों का, ये सारा हमारी महिलाओं पे है। और वो मेरे अपने घर से ही देखता था मैं। मेरी अपनी माँ है, बहनें हैं जी। तो वो फील अगर आदमी करता है तो फिर उसे कुछ, अगर वो इमोशनल होना भी ज़रूरी है कवि के लिए, लेखक के लिए, तो वही चला, कुछ पंक्तियाँ लिखी, फिर उनको कंपोज किया, फिर ये इस तरह से सिलसिला। कोई काल्पनिक भी होते हैं सर गानों में? काल्पनिक गाने, असल में गाने काल्पनिक तो नहीं होते। वो मेरी व्यथा न सही तुम्हारी व्यथा तो होगी। जी। तो अगर आप लोगों से मिलते जुलते हैं, आते जाते हैं, गांव में लोगों से मुलाकात करते हैं, सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी गाने निकल आते हैं। क्योंकि किसी का भी दर्द हो तो वो गाने अपने आप में नहीं लिखे जाते, पूरे समाज, पूरे लोक में। अगर उनको लोकगीत इसलिए कहा जाता है, वो लोक की व्यथा है, लोक के सुख दुख के गीत, वही लोकगीत। लेकिन अब धीरे धीरे लोकगीत कम होते जा रहे हैं। हाँ, तो अब ये तो समय की डिमांड है। और धीरे धीरे जैसे ये भौतिक युग है, यहाँ पे लोग अपने जीवन में लोकगीतों को कितना स्थान देते हैं, ये तो हम पर निर्भर करता है। धीरे धीरे तो हमारी लोक भाषा, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी है ना, और बहुत सारी लोक भाषाएं हैं हमारे उत्तराखंड में, तो ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। तो इनको कोशिश ये हमारी ये भी रही कि यार इन भाषाओं को ज़िंदा रहना चाहिए, क्योंकि इन भाषाओं में हमारे पुराने दादा परदादा, झड़दादा, इन लोगों ने अपना एक जीवन बिताया इन भाषाओं के माध्यम से। तो ये था कि इन्हें जीवित रखना चाहिए। तो हमारे पास गीत थे, हम गीत के माध्यम से इसको प्रयास करते रहे कि, और धीरे 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 लोगों को एहसास भी हुआ, और अब थोड़ी जागरूकता इस बात में बढ़ी है कि लोग अपनी भाषा के प्रति थोड़ा बहुत जागरूक हुए हैं, अपनी मातृभाषा के प्रति। तो थोड़ा जागरूकता बढ़ी है। और लोग महसूस करने लगे हैं कि भाई हमें हमारी अपनी भाषा भी जिंदा रहना चाहिए। आजकल ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। हाँ, तो ये ट्रेंड हमसे पहले भी लोगों ने लिखे हैं। और इस भाषा में, जिस भाषा में काम करता हूँ गढ़वाली में, इसमें उपन्यास भी लिखे गए, इसमें कहानियाँ भी लिखी गई, इसमें गीत भी लिखे गए, यात्रा वृत्तांत भी लिखे गए, बहुत सारा साहित्य इसमें है। लेकिन चूंकि जो भाषा के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं थी, इसलिए वो अलमारियों में, किताबों की रैक में बंद होकर रह गई। और लेकिन हमारे गीत संगीत का क्रम चालू रहा, इससे लोग टच में रहे भाषा के।
और धीरे धीरे करके अब जाके जब उत्तराखंड राज्य बना तो फिर लोक भाषाओं की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। फिल्में आना शुरू हुई, फिर कैसेट्स का ज़माना आया। कैसेट में रेडियो से तो चल ही रहा था ये पहाड़ी गीतों का, फिर रेडियो के बाद फिर कैसेट का ज़माना आया। तो कैसेट मैंने 82 में पहली कैसेट बनाई थी। तो ये क्रम चलता रहा धीरे 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 करके। अब वो फॉर्मेट चेंज हो गया, अब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक गीत जाते हैं। तो थोड़ा भाषा के प्रति जागरूकता तो बढ़ी है लोगों में। फिर नए बच्चे भी जुड़े हैं बहुत सारे। हमारे ज़माने में बहुत कम लोग थे। हमसे पहले जीत सिंह नेगी जी थे, यहीं देहरादून में थे। अब तो उनका स्वर्गवास हो गया है। और कुमाऊं में ये आपका मोहन उप्रेती, नईमा खान, और उसके बाद फिर ये आपका गोपाल बाबू गोस्वामी। तो ये लोग काम कर ही रहे थे कुमाऊं में। तो वहाँ से कुमाऊनी भाषा में, गढ़वाली भाषा में, जौनसारी में भी गीत संगीत में काम होता रहा। तो ये सिलसिला चलते चलते लोगों में थोड़ा सा जागरूकता भाषा के प्रति आई। और अब जो नई शिक्षा नीति है भारत सरकार की, इसमें भी क्षेत्रीय भाषाओं को ज़्यादा काफ़ी महत्व दिया जा रहा है पाठ्यक्रमों वगैरह में। हाँ जी सर। तो अब उम्मीद है कि अब वो भय, वो डर नहीं रहेगा जो यूनेस्को ने चेताया था कि 50 साल में ये भाषाएं ख़त्म हो जाएंगी। तो अब थोड़ा लोग सुनते हैं, सोशल मीडिया से पता लगता है कि लोग अपनी भाषा के गीत सुन रहे हैं। देशों में नहीं, विदेशों में भी सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, विदेशों में सुन तो हमारे ही लोग रहे हैं। पर हाँ, बाहर के तो जी। हाँ, हम भी जाते हैं तो सुनाते तो हम अपने गीत अपने ही लोगों को है ना, अंग्रेजों को तो नहीं सुनाते। हाँ, तो जो समझेगा वही सुनेगा। हाँ बस। सर जैसे आप सूचना विभाग में थे, नरेंद्र नगर भी हाँ, आपको मैंने समय- सर्विस भी की। मैं 72 से सर्विस में रहा। उसके बाद ही आपके गाने हाँ, तो मैं फिर रेडियो में उस समय मैंने बताया था जिसमें मैं गाता था। फिर जब नजीबाबाद रेडियो स्टेशन बन गया तो फिर लखनऊ से उन्होंने ट्रांसफ़र किया हमारा कि हाँ आप ये अब आपका नज़दीक पड़ता है। तो फिर नजीबाबाद से भी गाने हुए, काफ़ी पॉपुलरिटी मिली वहाँ से। उसके बाद फिर कैसेट का ज़माना आया, फिर कैसेटें बनाई कंपनियों के माध्यम से। जब कैसेट का ज़माना था सर ना, तो उस समय कैसेटों को पहुंचाना एक बहुत बड़ा टास्क था सभी वो के। कंपनियां करती थी ना, वो कंपनी का नेटवर्क था ना। मैंने पहली कैसेट 82 में बनाई, सबसे पहले कैसेट। मुझसे पहले गोपाल बाबू गोस्वामी और 1-2 कलाकार और थे, उनकी कैसेट आई थी शायद 81 में। तो 81 में 1981 में गोपाल बाबू गोस्वामी की और ये मिश्रा जी थे कोटद्वार के। ये सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में स्टाफ थे, यहाँ सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में सर्विस करते थे, है ना। और एक वाचस्पति ड्योंडी वो कलाकार थे उत्तरकाशी के, तो वो भी सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में करते थे नैनीताल में। उस समय कितना खर्चा आता था सर एक कैसेट में? नहीं, कैसेट का तो ये था, मैंने पहली कैसेट बनाई तो उसमें खर्चे की कोई लिमिट नहीं होती है। आप कितना उसमें मटेरियल डाल रहे हैं, कितना म्यूजिशियन रख रहे हैं, कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें कोरस भी है क्या, डुएट भी है कि क्या क्या है, तो इस पे खर्चे डिपेंड करते हैं। ऐसा उस हिसाब से खर्चे वो करते हैं। और अब तो यहाँ भी स्टूडियो हो गए हैं तो अब यहाँ भी करते हैं, लेकिन पहले सारे खर्चे हमारे कंपनियाँ करती थी। और कंपनियाँ ही उसका बिजनेस करती थी, कंपनी ही उसका कंपनियों को ही उसका फ़ायदा होता था, कंपनियों को ही उसका नुकसान होता था अगर नहीं चली हैं। तो ये कंपनी की जिम्मेदारी थी। जैसे आप गा रहे हैं तो कुछ इनकम कंपनी आपको देती थी? बहुत कम। उस समय ऐसा था ना कि कंपनियां जो हैं वो, और उस समय हम लोग ऐसे प्रोफेशनल भी नहीं हो पाए थे। तो हमें इतना काफ़ी था कि हमारी कैसेट बन गई है, ये काफ़ी उसमें था। धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा कि कंपनियां कमा रही हैं तो हमें भी अपना हिस्सा इनसे लेना चाहिए। तो वो बात की बात होती है। पहले तो ये है कि हम लोग जाने हमको, लोग पहचाने, लोग करें। तो उस समय पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता, ये होता है कि हमारे कैसेट बन जाए, लोगों तक पहुँचे, लोग की प्रतिक्रिया का पता लगे कि लोगों को हमारे गाने कैसे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। यही सब लोगों ने किया है। तो पहला गाना कौन सा था जिससे आपको पहचान मिली, जिससे आप? मैं पहचान एक गाने से नहीं मिली, पहचान मिलती है लगातार निरंतरता से।
अगर आप लगातार इस लाइन में हैं, गाते जा रहे हैं, आपके गाने रेडियो से, दूरदर्शन से और आपका कैसेट के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो लोग पहचानने लग जाते हैं। अगर गाने लोगों की समझ में आ रहे हैं, उन्हें अच्छे लग रहे हैं, तो वो धीरे धीरे उस कलाकार को याद करने लग जाते हैं और उस ध्यान में उसकी आवाज़ के आदी होने लग जाते हैं। तो यही हमारे साथ भी हुआ। एक के बाद एक कैसेट करते रेडियो से फरमाइशी गाने आते थे, तो हम देखते थे कि हमारे गीतों की ज़्यादा फरमाइश हो रही है, लोग उन गीतों को ज़्यादा। तो इस तरह से धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ती है, रातों रात नहीं होता है। जैसे आजकल हैं तो डीजे वाले गाने ज़्यादा आ रहे हैं, हाँ, के बारे में क्या सोचते हैं आप? भाई देखो ना, अब वो लोक संगीत को लोग समझते नहीं हैं। जी केवल डीजे में, ब्याह शादियों में नाचने के लिए, उनके लिए लोकगीतों की परिभाषा ये हो गई है कि केवल नाचने के लिए होते हैं जी गाने, बाकी गानों का कोई मतलब नहीं है। जी उनकी सोच ये है। हमारी सोच इसके बिल्कुल उल्टा है। जी जी है ना। वो ये गीत जो हैं वो लोगों के दिल पे लगने चाहिए। जी शब्द लोगों के यहाँ करना, अटैक करने चाहिए, है ना। और शब्द ही होते हैं जो सुनने वाले को रुलाते भी हैं, हंसाते भी हैं। शब्द ही होते हैं जो गुदगुदी भी लगाते हैं, चाहे प्रेम का के गीत हों चाहे कुछ हो। तो अगर शब्द उसमें सही रखे गए हैं, सही ढंग से उसको बुना गया है गाने को, तो वो असर करते हैं लोगों पे। जैसे एक संगीतकार का जीवन है सर, तो खुशहाल और रंगीन लगता है, तो इसके डार्क साइड भी होते हैं सर। क्यों नहीं होते हैं। पहले तो उसके बनने में ही बहुत डार्क साइड है। जी सर। कोई किसी को कलाकार जो है वो न तो रातों रात बन पाता है, जी और इसमें समस्याएं भी बहुत हैं। जी सर। और अब तो जो है इसमें प्रतिद्वंदिता भी बहुत है, और अब संसाधन भी ऐसे हो गए हैं। पहले जैसे मैंने कहा कि कैसेट के ज़माने में कैसेट कंपनियां पैसा लगाती थी, आज जो हैं कंपनियां नहीं हैं इस काम के लिए पैसे लगाने के लिए। तो अब खुद ही अपने यहाँ बनाना है तो खुद ही बनाओ, खुद ही पैसा इसमें लगाओ, और उसकी खुद ही रिकॉर्डिंग करो, खुद ही इसकी शूटिंग करो, खुद ही एडिटिंग करो, खुद ही इसको यूट्यूब के माध्यम से वो करो। तो अब ये सब चल रहा है, लेकिन है इसमें बच्चे लगे हुए हैं, नए बच्चे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं ये, और बहुत सारे बच्चों को इसमें फेमस भी हो गए हैं, लोग सुन भी रहे हैं उनको। अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो अगर कंटेंट पे मेहनत करेंगे तो लंबे समय तक चलेंगे, है ना। नहीं तो बहुत सारे लोग 2-4 गीत गा के एक किनारे हो गए, क्योंकि इसमें पैसा लगता है ना। ऐसा लगता है। हाँ, ये एक गाना अगर हम रिकॉर्ड करते हैं, गाना अगर शूट करते हैं, उस शूटिंग के लिए टीम भेजते हैं, और फिर एडिटिंग वगैरह में फिर कलाकारों को भी थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं दे पाते, लेकिन थोड़ा बहुत हर कलाकार को देना भी पड़ता है। तो इस तरह से करीबन 1-1.5 लाख रुपया कम से कम एक गाने पे एक शूटिंग लग जाता है ना। तो जिसमें कि गाना लिखने वाला, कंपोज करने वाला, गाने वाले का उतना ज़्यादा उन्हें होता है, लेकिन फिर भी जो है इतना पैसा तो एक नॉर्मल सा गाना फिर लग जाता है। जैसे कोरोना काल में संगीतकारों का जीवन काफ़ी कठिन हो गया था। हमने बहुत सारे संगीतकारों से बात करी थी सर ना। प्रोफेशनल थे जो, जिनका काम यही था, जैसे कोई अब ढोलक बजाने वाले हैं, तबला बजाने वाले हैं, बांसुरी वाले हैं, तो और ये तो वो हैं जो ये कॉमर्शियल लाइन में है। लेकिन जो हमारे यहाँ म्यूजिक में औजी लोग भी हैं, बेड़ा लोग भी हैं, जो पारंपरिक रूप से ब्याह शादियों में ढोल बजाते हैं, मसक बाजा बजाते हैं, है ना, ढोलकी बजाते हैं, तो वो भी, उनका जीवन भी संकट में था तब। तो था, तो हम लोगों ने भी उस समय जो लोग जिनका पेशा ही ये था, जो इसी से अपने बाल बच्चे पाल रहे थे, उनके लिए संकट का समय तो था, काफी कष्ट भरा समय था। फिर डेथ हो जाती है तो फिर उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है किसी कलाकार के लिए। तो जैसे आपने इतने गाने बनाए हैं, इतने गाने लिखे हैं, तो आपके दिल के करीब जो आपका सबसे अच्छा गाना कौन सा है जो आपके दिल के करीब है? भाई, जो गाना मुझे मेरा अच्छा नहीं बनेगा तब तक मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता। क्यों करूँगा जब मुझे खुद ही अच्छा लग रहा है। मुझे कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि करो, ऐसा नहीं है किसी ने पिस्तौल लगा रखी कि गाओ, ऐसा तो नहीं है। और ऐसी मजबूरी अब ऐसी मजबूरी जो तब नहीं किया हमने, जब हमको हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, जब शुरुआत की थी हम, जब जरूरत थी।
तो अब तो वो आवश्यकता है नहीं, अब तो बच्चे हो गए हैं, वो अपना खा कमा रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, जब कोई भी गाना आप करेंगे वो भले ही आपको पसंद नहीं आए, लेकिन जब मुझे पसंद था जी तभी मैंने उसको लिखा, गाया और उसको रिकॉर्ड कराया। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये गाना मैंने खराब लिखा हुआ है या ये गाना मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता है तो क्यों गाया, जी क्यों लिखा, क्यों गाया, क्यों उसको पब्लिक किया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं ना उसमें। तो ऐसा कोई नहीं, जो पब्लिक, कुछ गाने पब्लिक को बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ गाने पब्लिक को नहीं लगते हैं, लेकिन मुझे सारे गाने अच्छे लगते हैं और मैं बहुत कम काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारा काम किया हो। हमने इस बीच जो कैसेट्स थी, तो अब बच्चों ने तो, नए नए बच्चे जो आए थे उन्होंने हर महीने एक एक कैसेट बनाई। मैंने एक साल में एक कैसेट बनाई, तो मैं केवल 38 या 40 कैसेट बना पाया हूँ कुल, क्योंकि मैं एक साल में एक ही कैसेट बनाता था। तो ये था, लेकिन लोगों ने वो सारी कैसेटें लोग आज भी संभाल के रखी हुई हैं, आज भी लोग उनको याद करते हैं और वो गाने उन्हीं के हैं। मैंने तो लिखे हैं, लेकिन जीवन तो उन्हीं का था, उन्हीं के जीवन पे लिखे हुए गाने। सर जब आपने शुरुआत करी थी गानों की, तो घर वालों का कैसा सपोर्ट था? नहीं, घर वालों का सपोर्ट नहीं होगा कलाकार के साथ तो वो फिर तो छोड़ छाड़ देगा। तो इसलिए मेरे परिवार ने तो पूरा साथ दिया, पूरा सपोर्ट किया। बच्चों ने भी, वाइफ तो आज भी मेरे साथ लगी रहती है, जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं वो ड्रेस का काम करती है मेरे साथ और कोरस वगैरह भी गाती है मेरे साथ। तो घर का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है। किसी काम को आप अकेले नहीं कर पाते हैं, तो आपको सपोर्ट चाहिए। वो घर से अगर सपोर्ट मिल रहा है तो आपको आसानी हो जाती है। आपको पका पकाया खाना मिल रहा है तो आप काम पे लगे हुए हैं, है ना। आपको समय से चाय मिल रही है तो आप काम पे लगे। नहीं तो आपका जो समय होता है वो चूल्हे पे, किचन में अगर गुजरने लग जाएगा तो फिर आप कब लिखेंगे, कब गाएंगे, कब रियाज करेंगे, है ना। तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है परिवार का। जैसे मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, तो आपने वाला गाना गाया था कि होटलों को खाणो यूं मोटरों को सेणो, तो उसकी आपने एक कहानी बताई थी। हाँ, मैं, आप लोग अगर देखिए, मैंने कुछ, जब ये कोरोना का काल आया था तो कोरोना में मैं गांव चला गया था अपने, और मैं रहा 6-7 महीने घर पे रहा। तो फिर लड़का भी था मेरा साथ में, कुछ दिन वो भी रहा, बाद में तो वही फिर यहाँ नौकरी पे आ गया था। तो वहाँ पे फिर मैंने एक सीरीज़ बनाई, गीत भी गीत की बात भी, इस टाइटल से। और उसमें मैंने कुछ वो गीत डाले उसमें कि जिन गीतों के पीछे एक कहानी थी। जिस गीत का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी इसी तरह का है कि वो कैसे गीत लिखा गया। वो ऐसा था कि एक हम लोग कहीं सहारनपुर से कहाँ से एक प्रोग्राम करके आ रहे थे। उस समय एक छोटी टीम होती थी हमारे और बड़ी मुश्किल से किराया मिल पाता था। तो एक छोटी टीम होती थी, हम लोग गए और हमें श्रीनगर में रात हो गई। तो मैं साहब पौड़ी के ही बच्चे थे साहब। हाँ जी। तो अब हमने कहा यार रात होगी तो होटल में रहना पड़ेगा, फिर खाना, इतना पैसा है नहीं, किराए दे के भेज दिया हम लोगों ने। तो क्या होगा, फिर किसी ने बताया कि भैया अब रात को बस तो मिलेगी नहीं आपको पौड़ी की, तो ऐसा है कि आप लोग उस मोड़ पे खड़े हो जाएं, वहाँ से रात को रेत के ट्रक जाते हैं पौड़ी, वो गंगा से रेत निकाल के वो जाते हैं, वो अगर बिठा दें तो जा सकते हो, नहीं तो यहीं रहना पड़ेगा। फिर मैंने लड़के वहाँ खड़े कर दिए तो एक ट्रक मिल गया उनको रेत में। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हम तो पीछे बैठ जाएंगे लेकिन एक सीट जरा आगे बिठा दें। बताया नहीं उन्होंने, उसने कहा आप आगे नहीं है, पीछे बैठना है तो पीछे बैठो, नहीं तो जाओ। उसने कहा कि तुम कौन हो? उसने कहा भाई हम लोग कलाकार लोग हैं। तो मैं बैठ गया, मैं भी पीछे रेत के ऊपर बैठ गया मेरे साथ के। तो वो बता रहा उसे कि अच्छा तुम कलाकार लोग हो? तो उसने कहा भाई कलाकार बनना है भैया तो नरेंद्र सिंह नेगी की तरह बनो। वो टैक्सियों में घूमता है ना, तुम ये ट्रकों में, रेत के ट्रकों में बैठे कलाकार हो तुम, ऐसे कलाकार हो, है ना। तो फिर उसने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा यार चुप रहे, बोलने दे उसे, बना निकालने पे, अच्छे को क्या जानता है हमारे दुख को, है ना। और फिर जो कि हम उस तरह से पौड़ी पहुंच गए। मैंने उसे पैसे दिए इसके, और फिर मैंने कहा भाई
तो रात हो गई है। अब यहाँ पौड़ी में तो बहुत जल्दी बंद हो जाता है होटल 6-7 बजे, तो अब कुछ मिलेगा नहीं। तो हम 9-10 बजे पहुँच गए थे। मैंने कहा ऐसा कर, ड्राइवर को कहा मैंने कहा ऐसा कर, बोला मेरा घर बिल्कुल यहीं पे है सामने बस अड्डे के बाहर। तो मैंने कहा वहाँ चल, 2 रोटी तो भी खा लेना, मैं भी खा लूँगा। कहने लगे नहीं जी, हम लोगों का काम तो ड्राइवर लोग हैं, हमारा तो होटलों का खाना है और मोटरों का सोना है, यही जीवन है हमारा। तो ये लाइन में तो चला गया घर, लेकिन मेरे दिमाग में यह स्ट्राइक कर गई कि मैंने कहा एक जीवन ये भी है ना। और वो भी काफ़ी संघर्ष भरा जीवन है। हाँ, वो बहुत संघर्ष भरा। फिर उस गीत को फिर मैंने डेवलप किया और फिर वो ड्राइवरों ने बहुत पसंद किया। ये गाना था। पहचान लिया तो सर उन्होंने आपको? नहीं पहचाना भी नहीं पहचाना। हमने हम ये इस तरह डिस्क्लोज नहीं किया। और ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, पाल गए हैं बहुत लोग, लेकिन हम लोग उसको डिस्क्लोज नहीं करते। मैं तो नहीं करता, मैं कहता हूँ रहने दो, इनको चलने दो ऐसे। अब हो सकता है उसने अगर ये चीज़ें पढ़ी हों, आई हों उसकी नज़र में, तो अब उसको पता लग रहा होगा। जी, वो हंस रहे होंगे अपनी बात पे कि मैं पहचान नहीं पाया सर को। नहीं कोई बात नहीं। अब वो भी एक जीवन है, वो भी एक जीवन है। अगर वो पहचान देता है तो फिर वो गीत बनता भी नहीं बनता है ना। तो इसी तरह हम लोग बसों में भी चलते थे, बसों की में भी सफ़र करते थे। तो ये था, वहाँ से भी कई किस्से सुनने को मिलते थे। किसी बगल में बैठ जाओ, उस समय टेप चलते थे गाड़ियों में, है ना। तो फिर लोग उसमें अपनी कहानियाँ बनाने लग गए, ये लड़का फलाना है, ये वो है। कोई कहता है कि अनाथ है, इसके माँ बाप बचपन मर गए थे, करोड़पति है, गाने गाता है, ये करता है। तो ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं। लेकिन शुक्र है भगवान का कि गाली किसी ने नहीं दी। सबने प्यार ही दिया है। और इसलिए कि मेरे गाने गाली के मतलब के थे भी नहीं थे। मैंने हमेशा यही मान के गाने लिखे कि यार इसे परिवारों में के बीच लोग सुने, अपने बच्चों के बीच में सुने। तो मैंने कभी कोई ऐसे गाने नहीं लिखे जिससे लोग अपने घर पे न बजा पाएँ। जैसे आपका एक गाना था, जब परेशान होता हूँ तो मैं एक गाना सुनता हूँ आपका कि हिट दी जा। वो गाना कैसे बना? हाँ। वो मैं जब भी परेशान होता हूँ तो वो गाना जरूर सुनता हूँ। नहीं, वो तो जीवन में थोड़ा सा एक वो इंस्पिरेशन देता है आदमी को आगे बढ़ने की, जो निराशा है ना। तो जब लोग हो जाती है जीवन में, हर एक के सामने आती है निराशा का समय आता, उससे कैसे उभरे हैं, क्या बस चलते रहो अपने काम पे। कैसे बना था वो गाना? क्या इसके पीछे कोई नहीं, इसके पीछे बहुत सारी बातें थी। लोग देखते हैं, हम सोचते हैं कि किसी को जरा कोई फेल हो गया, आत्महत्या कर ली, किसी को कुछ हो गया, किसी के साथ कोई वो हो गया तो वो घर बैठ गया। संघर्ष से घबरा जाते हैं जो लोग, उन लोगों पे ले था। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। जो लोग संघर्ष करने से बचते हैं, जरा ऐसी मुसीबत आई है और वो हाथ पैर छोड़ देते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे वो थे कि देर होली सवेर होली, होली जरूर सवेर, देर होली अबेर होली, होली जरूर सवेर होली, हिट दी जा, है ना। तो मिलेगा जरूर लेकिन तू अपना छोड़ मत। ये गीत संगीत के ही उसमें बहुत सारे लड़के ऐसे आए कि उन्होंने कहा एक गाना, एक कैसेट बनाइए, और नहीं चली कैसेट, पैसा भी बर्बाद हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा ना भाई आप तो नहीं कर रहे हैं, हम यार भी कर। तो उनका संघर्ष वहीं खत्म हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि एक ख़त्म हुआ, दूसरा ख़त्म हुआ, तीसरा नहीं चली, चौथी नहीं चली, पाँच, लेकिन छोड़ा नहीं उन्होंने, करते रहे। और एक दिन वो करते रहे। तो एक बार मैं एक उदित नारायण से गाना गवा रहा था, अपना गढ़वाली गाना, बॉम्बे में। किस फिल्म का था वो, शायद बेटी बारी या किसी उसका था। तो फिर वो बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल से कई साल हो गए हैं, 30-35 साल तो हो ही गए होंगे। तो हमने इनसे भी बहुत सारे गाने गवाए, सुरेश वाडकर, उदित नारायण वगैरह, इन लोगों से बहुत गाने, गढ़वाली गाने गवाए। तो उदित नारायण कह रहा कि मैंने जी, उससे वो बहुत फेमस हुआ, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, है ना। उससे पहले उदित नारायण कह रहा है कि मैंने नेगी जी 500 फिल्मों में गाने गाए, मुझे कोई जानता ही नहीं था। 500 फिल्में, उसमें मराठी वगैरह थी, नेपाली। 500 फिल्म, 500 गाना गाने के बाद भी लोग नहीं जानते थे। और फिर जब ये आई पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, उससे जहाँ वो हिट हुआ तो फिर उदित नारायण, तो उदित नारायण, यही मैं कह रहा हूँ ना। तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो हिट दी जा गाना है ना, वो ऐसे ही लोगों पे है ना। सफलता के लिए ज़रूरी है कि आप अपने मार्ग पे डटे रहें,
और बहुत जल्दी निराश हो गए, घर बैठ गए तो बैठ गए, फिर ख़त्म, स्टोरी वहीं द एंड हो गई। तो वो जो 500 गाने से भी जो लोगों ने उदित को नहीं जाना, और उसके बाद जाना तो फिर ऐसे जाना, क्योंकि वो लाइन में था, उसने छोड़ी नहीं लाइन। बहुत से लोग वापस आ जाते हैं, और गायक ही नहीं, एक्टर भी बहुत सारे होते हैं। एक आध देखा यार नहीं चली, दूसरी देखा नहीं चली, चलो यार वापस अपने घर चलते हैं। लेकिन जो वहाँ टिके हुए हैं वही कहते हैं, वही सक्सेस स्टोरी बताते हैं कि जी मैं तो इतनी फिल्में मेरी फ्लॉप होती चली गई, उसके बाद वहाँ मौका मिला तो उसके बाद। तो ये कहानी, ये तो किस्से हर कलाकार के साथ है, हर एक के साथ होते हैं। सर एक आंदोलन था, हिंदी आंदोलन, उसमें आपने, हाँ जी आपके जवानी के दिनों की बात है सर। तब मैं इंटर में पढ़ता था जी तब मैं इंटर में पढ़ रहा था, मैसमोर कॉलेज पौड़ी में। जी और उस समय जनसंघ हुआ करती थी, जिसको आज भाजपा बोलते हैं। जी सर। तो और कांग्रेस का शासन था। शासन। तो उन्होंने एक हिंदी का आंदोलन छेड़ा कि राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। भाजपा का ये शुरू से रहा है। जो आप भाजपा है, उस समय जनसंघ थी, उसका नाम जनसंघ हुआ करता था। तो उसमें फिर उन्होंने एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ा। ये 68 की बात है जी। और हम लोग उस समय इंटर में पढ़ रहे थे। तो हमारे कॉलेज में भी आए, वहाँ उन्होंने घंटी उंटी बजाई, छुट्टी कर दी और सबको लाइन पे लेके, और हमारे हाथों में उन्होंने काले रंग के पेंट के डब्बे पकड़ाए कि जहाँ अंग्रेजी बोर्ड मिलते हैं उनको पोतते चले जाओ, है ना। तो अब वो उम्र भी ऐसी होती है, स्टूडेंट लाइफ। तो हमने भी एक डब्बा पकड़ा और हम भी चले। तो अंग्रेजी हम लोगों के लिए मुश्किल तो थी उस जमाने में, थोड़े खुंदक भी थी अंग्रेजी से, है ना। तो चले, बोर्ड बोलते चले गए, करते करते करते। तो पौड़ी में जब भी जुलूस निकलते थे तो उसको जाना सीधे चाहिए कलेक्ट्रेट की तरफ, तो वो मुड़ जाता था नीचे शराब की दुकान की तरफ। जुलूस को उधर वो मोड़ देते थे उसके कुछ लोग, है ना। तो वहाँ एक टिंचरी की दुकान हुआ करती थी। टिंचरी बहुत फेमस थी उस समय, शराब की दुकानें नहीं होती थी। लेकिन ये टिंचरी में एक मित्तल था, इसका प्रोप्राइटर, इसकी दुकान थी, तो उसको टिंचरी नाम लोग बोलते थे। लेकिन वो उसके पास जो लाइसेंस था वो जिंजर टॉनिक का था, लेकिन बेचता वो शराब था। वो पुलिस वालों से मिला। तो वो जाके, अब उसमें बहुत सारे परिवार बर्बाद हो चुके थे उसको पी के, फिर गहने भी औरतों के वहाँ उसके पास चले जाते थे, जी करते थे। तो खुंदक तो बहुत थी लोगों को उससे। और फिर वहाँ जहाँ गए, वहाँ फिर दुकान पे लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, आग लगा दी। वो ऐसे ज्वलनशील होता है, वो मकान पे ही आग लग गई। तो उसी में हम लोग गिरफ्तार हो गए। अच्छा, आप लोग गिरफ्तार? हाँ, तो हम लोग जुलूस में थे ना। तो कुछ अब जो खुंदकी थे उन्होंने तो आग भी लगा दी है। अब उसने फ़ोन किए होंगे कि हम तो सब यहाँ जलते हैं, ये आ गए हैं जुलूस वाले। तो वहाँ जाके फिर हम लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई। और उसके बाद पौड़ी में एक छोटी सी जेल है, अब तो बड़ी जेल बन गई है उधर। तो वहाँ पे धीरे धीरे पकड़ते के लाते चले गए। वो 20 लोग हो गए हम लोग। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी ये छोटी जेल है, यहाँ तो ये नहीं आ पाएंगे, इनको बिजनौर सेंट्रल जेल भेजो। फिर रातों रात उन्होंने 2-4 दिन के बाद हमको सेंट्रल जेल बिजनौर भेज दिया। फिर 65 दिन हम लोग रहे, पूरे 65 दिन तक हमने जेल में काटी। फिर जब ये फरवरी में, शायद नवंबर में या दिसंबर में हम लोग छूटे, जमानत हुई हम लोगों की। और उसके बाद इम्तिहान थे बोर्ड के। वह की किताब पढ़ी, साइंस सब्जेक्ट था, बड़ी मुश्किल, लेकिन पास हो गए किसी तरह से। ये था। तो उसके बाद प्रतिक्रिया क्या रही घर वालों की जब आप घर आए? घर वाले तो बहुत परेशान थे, पिताजी मेरे बहुत परेशान थे। क्या करते उस समय? 2-2.5 महीने तक चक्कर मारते। कांग्रेस, और मेरे पिताजी तो कट्टर कांग्रेसी भी थे। अच्छा। हाँ, वो भी, लेकिन वो ऐसे इस लेवल पे नहीं थे कि वो प्रभाव उनका पड़े, है ना। उनके एजेंट वगैरह होते थे वो, करते थे। तो वो ये किस्सा है। वो बस 65 दिन जेल हमने भी भुगती है। जेल वाला जीवन कैसा था सर? बहुत, अरे वो तो जेल का तो होता ही है, वो तो मजबूरी का है। और हाँ, खैर किसी तरह से 65 दिन काटे, लेकिन बहुत तकलीफ में रहे। इसलिए कि उसके बाद फिर मैं रामपुर चला गया था तैयारी भाई के पास BSc करने। तो वहाँ BSc में वो एडमिशन ही नहीं दे, मेरे मार्क्स ही बहुत कम थे।
तो रामपुर में प्रिंसिपल ने कहा नहीं भैया ये तो आर्ट साइड दिलाओ इस लड़के को, इसके तो साइंस में भी इसमें भी बहुत कम नंबर हैं, इसको साइंस है। मेरी जिद थी कि साइंस ले लें। फिर भाई जो है इत्तेफाक देखिए कि भाई म्यूज़िक सिखाता था तो ट्यूशन भी करते थे ना। तो एक मैथमेटिक्स के टीचर थे हुआ करते थे हमारे माथुर साहब, मैं वहाँ रजा कॉलेज में थे। तो माथुर साहब से पिताजी ने कहा कि यार ये तो जिद कर रहा है भाई, उनकी बेटी आती थी म्यूज़िक सीखने जी, तो उन्होंने कहा कि इसको साइंस दिलानी। तो उन्होंने फिर प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके फिर मुझे साइंस दिया BSc में जी, BSc पार्ट 1। किस तरह से एडमिशन हो गया, नहीं तो एडमिशन हो नहीं रहा था BSc। सर जैसे बाद में चलकर आपने राजनीति के मुद्दों पे भी गाने बनाए, तो उसका क्या प्रभाव? हाँ, जब प्रभाव तो तुम लोगों को पता ही होगा है ना। आपने नेताओं पे चींटी काटी है आपने, तो नेता छोड़ेंगे नहीं आप। मुख्यमंत्री गद्दी बदल गई। हाँ, मुख्यमंत्री बदल गए, दूसरे के भी बदल गया, फिर उनकी जगह खंडूड़ी जी को भेजा गया, उनको हटाया गया। तो ये किस्से हैं, बहुत सारे किस्से। अब ये एक इंटरव्यू में कहाँ ये सब बातें आ पाएंगे। जब आपने गाना लिखा था उससे पहले डर भी था कहीं कि ऐसे गाने? नहीं, डर होता तो लिखते ही क्यों, एक बार मन में आता है हमने नहीं करता हूँ। अब शुरू से ये नेचर रहा ना, गलत चीज बर्दाश्त नहीं करते जी। और ये था कि मैंने जो गलत लिखा है, मैं तो कांग्रेसियों से भी कहा, वो भी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं जी, भाजपा के लोग भी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो जब कांग्रेस के लोगों ने कहा कि नहीं, इतने वृद्ध आदमी पे आपने लिखा, मैंने कहा वृद्ध जवान की बात नहीं है जी, आप जहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है आप वो पॉइंट बताइए, मैं माफी मांग लूंगा जी, है ना। तो कहना लिखा तो सही है आपने। जी, मैंने कहा बताइए, एक छोटी सी हमारी विधानसभा है, 70 विधायक हैं, जी, आपने 250 लाल बत्तियां बांट दी, 250 अपने कार्यकर्ताओं को जी, और केवल लाल बत्ती नहीं थी उसमें, जो है एक ड्राइवर, एक आपका जो सिक्योरिटी वाला होता है, एक आपका बाबू, मतलब ये है कि 3-4 लाख रुपया हर महीने के खर्चे थे उस पर। अब लगाइए, एक छोटा राज्य कल पैदा हुआ, इतना बजट आप गुना करिए, पता लगाइए कि कितने होते हैं। 250 लाल बत्तियां दे दी अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं। तो और उसके बाद जो उस गीत को अगर तुम बारीकी से सुनोगे तो तुम्हें उसमें सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। और कांग्रेसियों ने खुद कहा कि लिखा आपने सही है, गलत इसमें नहीं है, लेकिन नहीं लिखना चाहिए था। मैंने कहा क्यों नहीं लिखना चाहिए था, क्यों नहीं लिखना चाहिए। और मैंने सब RTI से ले रखी है सारी इन्फॉर्मेशन कि कहाँ तिवारी जी ने जो है वो उत्तर प्रदेश की सैनिक विधवाओं को 5-5 लाख रुपए दिए। और उन्हें ये पता नहीं क्या एक मुख्यमंत्री को कि उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं में है ना, हजारों सैनिक विधवाएं हैं बेचारी, नई शादी हो गई है ना, श्रीलंका में मारा गया, बांग्लादेश की लड़ाई में मारा गया, कहाँ नहीं मारे गए रंगरूट हमारे वहाँ के लोग, उनके लिए कोई सोच नहीं। आप मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, आपको उत्तर प्रदेश से क्या लेना देना भाई जी, आपको उत्तर प्रदेश क्या लेना। ये RTI से समाचार वो लिया, आपने पैसे बांटे ऐसे लोगों को बांटे, विवेकाधीन को उससे वो उसमें है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। अगर आप लोग उसका एनालिसिस करेंगे ना गाने का, केवल ऐसे सुन के नाच के नहीं चले, गाने को स्क्रिप्ट से आप जाएंगे तो आपको उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो उस समय भी थी। उस समय उसमें एक इसमें ABP के वो हैं संपादक हैं मनु पवार, मेहरबान सिंह मनु पवार, वो संपादक ABP न्यूज़ के वो हैं, नोएडा में है उनका ऑफिस। तो उन्होंने इतनी मोटी किताब लिखी हुई है इनसाइड स्टोरी ऑफ नौछमी नारायण, इसमें कहीं होगा उसका है ना। अच्छा, तो उसमें उन्होंने पूरा डिटेल्स लिखी हुई है, इतनी मोटी किताब लिखी हुई, हर शब्द की हाँ हर चीज़ उसमें उन्होंने एक गाने में को इतने बड़ा 250-300 पेज का है अपने ग्रंथ है ना। तो ऐसे बहुत सारे वो हैं। जैसे उसके बाद बीजेपी का जब शासन हुआ तो बीजेपी के शासन में फिर वही गड़बड़ियाँ आनी शुरू हुई है ना। तो फिर धीरे धीरे करे वो भी हुआ, फिर गालियाँ टेलीफोन पे बहुत सारी कि हम ये कर देंगे मार देंगे। मैंने कहा भाई मैं तो बसों में घूमता रहता हूँ, जहाँ चाहो वहाँ मार। आपको उस गाने के चक्कर में कॉलें आ रही थी? हाँ कॉल आती थी फ़ोन पे बच्चों को, कहते हैं मालूम है तुम्हारे बच्चे देहरादून पढ़ रहे हैं, उस समय बच्चे मेरे यहाँ देहरादून पढ़ रहे थे।
आपको उस समय ऑफर भी आए थे सर कि पार्टी ज्वाइन कर लीजिए आप, बहुत आया है। तो कभी आया आपके दिमाग में कि करना नहीं चाहिए नहीं, मैं राजनीति को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन में रहा हूँ ना, इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहा मैं। जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तो हमारा काम ही ये था अखबारों से करना, तो मैं जानता था कि राजनीति हम लोगों जैसे लोगों के, गरम दिमाग वालों के मतलब की चीज़ नहीं है। इसके लिए तो बस ऐसा आदमी चाहिए सुबह से शाम तक जी हुजूर करता रहे, नेताओं के पैरों में पड़ता रहे, ये करता रहे, सो करता रहे। वो हमारे खून में है नहीं। जैसे सर अभी एक मुद्दा और भी है भू कानून का, भू कानून का है और इसका है मूल निवास का, मूल निवास का। तो वो भी मैंने सपोर्ट किया था। तो बहुत तो उसमें इतना प्रेशर पड़ा सरकार से। लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा है सर ये? सर क्या रीजन होगा? लोग सड़कों पे उतर रहे हैं लेकिन पूरा उत्तराखंड ही उतरा हुआ है सड़कों में। देखिए सब देखो, मूल निवास का तो ये चक्कर था कि मूल निवास जो है, जो 52 में जो व्यवस्था थी कि राज्य बनने पर आपको जो है यहाँ की छोटी नौकरियाँ जो हैं तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी की, वो यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेगी, उसमें कोई कंपटीशन वाली बात नहीं थी, लोकल लोगों को मिलेगी। इन बदमाशों ने क्या किया कि मूल निवास को हटा दिया। बाद में बीजेपी ने भी किया ये, कांग्रेस ने भी किया ये। जी मूल निवास हटा के स्थायी निवास कर दिया उसके जगह, सर्टिफिकेट स्थायी निवास। अब स्थायी निवास में उन्होंने वो लोग भी डाल दिए जिनको यहाँ 10-12 साल से रह रहे हैं, जो यहाँ, और जो यहाँ सदियों से रह रहे हैं, अपने बाप दादा जड़दादा के टाइम से, पता नहीं कब किस समय से, सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। अब उनसे भी मांगा जा रहा है कि जी मूल निवास नहीं, स्थायी निवास लाओ। और फिर आपके कंपटीशन में उतरेंगे मुजफ्फरनगर मेरठ के लोग। जी तो ये बदमाशी यार, हमारे नेता खामोशी ओढ़े रहे। जी उन्होंने विरोध नहीं किया कि ये क्या कर रहे हो यार, क्यों हमारे बच्चों का हक मार रहे हो। जी ये जो मेरठ मुजफ्फरनगर के हैं लोग, जो यहाँ पे मकान बना के, घर बना के यहाँ के स्थायी निवासी बना दिए तुमने, जी ये कहीं ना कहीं के मूल निवासी तो हैं। जी इनके दादा परदादा झड़दादा कहीं खेत हैं, इनके खलियान हैं, इनके घर हैं इनके, जी तो ये वहाँ के भी मूल निवासी और यहाँ के भी मूल निवासी कैसे हो गए? जी इस पे हमारे नेताओं ने कुछ नहीं कहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। कुछ नहीं, चुपचाप रहे। नेता बगावत कर सकते थे, अभी भी अभी भी कोई रिस्पॉन्स अभी भी नहीं करेंगे, वो भी शामिल है उसमें ना। जी अब ये इनको नौकरी देने में जो ज्यादातर IAS बाहर के हैं, जी है ना, बिहार के हैं, कोई कहीं के हैं, तो वो उनकी कोशिश ये है कि वहाँ के लोगों को यहाँ लाया जाए नौकरी में, और यहाँ के बच्चे आंदोलन ही में उलझे हुए हैं। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत प्रेशर पड़ा उसमें कि मैंने कहा भाई मुझे आपसे कुछ मांगना तो है नहीं। मैंने जो लिख दिया, जो सोशल मीडिया पे डाल दिया, मैंने कहा वो डाल दिया। अब मैंने कहा मैं उसमें नहीं, तो बहुत से लोगों ने सिफारिश की यार कि ऐसा चाह रहे हैं सरकार का, ऐसा पुलिस वालों की आई धमकियाँ, अच्छा, पुलिस वाले भी धमकियां दे रहे थे। वो दे रहे थे। तो कहने लगे कि यार फिर ऐसा है कि नहीं जी, फिर हम नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों पे लाठियां चलाएं, गोलियां चलाएं, ये करें, है ना। मैंने कहा जी मैं तो 65 दिन जेल भुगत के आ गया हूँ, है ना, तो जेल से तो आप मुझे मत डराओ, है ना। मैंने कहा वो मैं बहुत पहले भुगत चुका हूँ और बहुत पहले मैं देख लिया। और जो मैंने कहा आंदोलन करता है उसको मालूम है लाठियां भी पड़ेंगी, है ना, गोली तक की नौबत आ सकती है। तो मैंने कहा आंदोलन ऐसे थोड़ी है, जो आंदोलन करते हैं उनको क्या लगता है कि तुम फूलमाला पहनाओगे उनको, वो ये सोच के थोड़ी आंदोलन करते हैं। उनको मालूम है वो होगा, संघर्ष होगा, लाठियां पड़ेंगी, लाठियां पड़ सकती हैं, कि जो घर से आंदोलन के लिए निकलेगा वो तो यही मान। तो मैंने कहा जी वो तो इसके लिए तैयार होके आ रखे हैं ना नौजवान बच्चे हमारे। तो मैंने कहा वो तो आएगा, वो तो होगा। मैंने कहा मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, हमारे मूल निवास होना चाहिए। भू कानून को ऐसी तैसी कर दी। बाहर के जो माफिया हैं वो चूंकि मोटा वो देते हैं इनको पैसा पार्टियों को, है ना, तो उनके लिए, वो माफियाओं के लिए, चाहे वो रेत बजरी के हों, चाहे वो किसी शराब के इसके हों, जमीनों के हैं, जमीनों। तो पहले खंडूड़ी जी तो 250 गज का कर गए थे कि 250 इतना ही ले सकते हैं कोई जमीन ना। ये बढ़ाते चले गए, बीजेपी वाले भी, कांग्रेस वाले भी, बढ़ाते अब जा गए उन्होंने पूरा कब्जा दिया। अब देख लो, पहले यहाँ पे बंगले बना करते थे, अब देखो फ्लैट बन रहे हैं। तो फ्लैट कोई एक छोटी जगह में थोड़ी बनते हैं भाई, नहीं, ले लिए सारे, खरीद लिए, सरकार खामोश है, उसको मिल रहा। तो अब ये है कहाँ तक अब संघर्ष करना पड़ता है इसके लिए। सर एक लास्ट सवाल है,
कोई संदेश जो नए युवा आ रहे हैं संगीत। अरे भाई संदेश को हम लोग अपने माँ बाप की नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं बच्चे आज की मेरी सुनते। मैंने उसमें बहुत सारी बातें कह तो दी हैं, जी जी है ना। जी तो उसमें ये है भाई कि अगर आप इस फील्ड को आपने चुना है, अच्छा कुछ लोग तो इसलिए आए हैं कि अगर चल गए तो ठीक है, नहीं तो हिंदी उसमें चले, एक सीढ़ी की तरह इसको आजमा रहे हैं ना। तो लेकिन अगर वास्तव में आप लोग संगीत के प्रति समर्पित हैं कि आपको लोक संगीत में काम करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक तो अपने शब्द का भंडार बढ़ाएं। जैसा मैंने कहा, डिक्शनरियाँ आ गई हमारी गढ़वाली की, तो आप वहाँ उस करिए। बहुत सारे बच्चों ऐसे देखे मैंने कि जो बिल्कुल डिक्शनरी के बाद, अरे तुम यार अगर गीत लिखने हैं तो शब्दों की तो वो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वहाँ से मिल सकते हैं, कर सकते हैं। तो एक तो उससे डिक्शनरियाँ ज़रूर लें, दूसरे में आप वो करें, गाँव का भ्रमण जरूर करें। गाँव जाएं, अगर मैदान आप यहाँ मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं तो भाई जाओ, गांव जाओ, बुजुर्गों से मिलो, उनसे का साथ बैठो, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हिंट मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों के मुखड़े मिल जाते हैं गांव में। वही तो है, वही तो आपने लिखना है, सुख दुख के गीत यहाँ बाजार में यहाँ बैठ के थोड़ी लिखना। तो ये जब तक इस टच में नहीं। फिर दूसरा अध्ययन, आप ये देखिए कि पहले के लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, किन विषयों को छुआ है ना। उन पुराने लोगों की किताबें निकालो, उनको पढ़ो, उनका अध्ययन करो, तो तुम्हें एक नए रास्ते मिलेंगे। लेकिन पढ़ना जरूरी है। आप 50-100 किताबें पढ़ेंगे तभी एक गीत लिखा जा सकता है ना। पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आजकल लोग वैसे ही कर रहे हैं, बस जी चलो स्टूडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। आजकल सब खुद ही बने हुए हैं, डायरेक्टर, सिंगर। वो तो है, वो तो चलो बने तो पता लग जाता है कितने हैं। तो ये इस किस्म से मैं तो अनुरोध ही करता हूँ उन्हें भाई कि इस लाइन में तो अगर लोक संगीत की लाइन में रहना है और ये मान के चले हो कि आपको इस क्षेत्र में काम करना है, तो ज़रूरी है कि अपने गीतों का कंटेंट मजबूत रखें, अच्छा रखें। अच्छा, क्यों इन गीतों के ट्रांसलेशन नहीं हो रहे हैं, क्यों इन गीतों के किताबें ही नहीं छप रही? मेरे तो कई वॉल्यूम छप चुके हैं किताबों के, इन गीतों के, है ना। तो बल्कि एक वो डॉक्टर बिजवान है श्रीनगर यूनिवर्सिटी में, वो उन्होंने तो अंग्रेजी में उसके ट्रांसलेशन कर रखे हैं गीतों के, एक किताब छापी हुई उन्होंने, है ना। और एक चंडीगढ़ में है एक सुंदरयाल जी, वो उन्होंने भी छापी हैं। अभी हिंदी में उन्होंने मेरे गीतों का ट्रांसलेशन किया है हिंदी में, और दूसरा वॉल्यूम भी छाप रहे हैं। तो वो बिजवान भी दूसरा वॉल्यूम छाप रहा है, पहला वॉल्यूम बिक गया, उसका दूसरा वॉल्यूम शायद लोग खरीद भी रहे हैं। तो इन बच्चों के क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए कि कंटेंट कमजोर है। जब तक आपके कंटेंट में दम नहीं होगा तो ट्रांसलेशन क्या करेगा, है ना। तो एक तो ये करें, और लंबी रेस का घोड़ा बने, ये नहीं कि 2-4 साल बाद थक गए जी अब बेकार हो गया, आप करते हैं तो फिर आगे तक नहीं बढ़ते। लगातार करें और लगातार से ही होगा, है ना। बाकी तो और कोई तरीका इसमें है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। ठीक है भाई।